नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने यूनिट 1 शुरू कर दी थी अपनी। उसी यूनिट 1 को आगे बढ़ाते हैं और अपनी शब्दों के बारे में देखते हैं कि पूछा क्या गया है उसमें सेकंड पार्ट में। क्योंकि हमने अपने पहले यूनिट को 5 भाग में डिवाइड किया है आसान करने के लिए। पहले भाग को हमने अच्छे से समझ लिया था, अब सेकंड भाग को समझते हैं। हमारी जो सेकंड भाग में दिया गया है, पशु चारण और खाद्य उत्पादन, नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग, अधिवासन, वितरण, औजार और विनिमय का ढांचा। ये सभी शब्द दिए गए हैं। इन सभी शब्दों को हमें जानना होगा, इनके अर्थ को पहचानना होगा और अपने सिलेबस को देखना होगा। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पशु चारण और खाद्य उत्पादन की। ये दोनों क्या है? ये कृषि अर्थव्यवस्था के दो पहलू हैं। इसमें दोनों प्राय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन काल में पशु चारण या फिर कह सकते हैं कि पशुपालन और भोजन या खाद्य उत्पादन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशुओं की जानकारी एवं प्रयोग, हमें इसमें यह जानना पड़ेगा कि किस किस पशु के बारे में वो लोग जानते थे जो प्राचीन काल में हमें देखने को मिलते हैं, और वो उन पशुओं का किस प्रकार से प्रयोग करते थे। क्या वो उनसे भोजन लेते थे या फिर कह सकते हैं कि उनके मांस का प्रयोग करते थे, कपड़े बनाने के लिए उनकी खाल का प्रयोग करते थे या फिर दूध का प्रयोग करते थे। हम उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे अपने इस सिलेबस के भाग में। फिर हम देखेंगे खाद्य उत्पादन में फसलों का ब्यौरा एवं भंडारण, मतलब कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी और उनका भंडारण किस प्रकार से किया जाता था। उन्होंने किस फसल को बोना सीखा था या फिर किस फसल के बारे में वो लोग जानते थे, इसका भी यहाँ पर जिक्र आएगा और हम इसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करते हैं फसल सुरक्षा की। अगर मान लो कोई व्यक्ति फसल उगाए तो उसकी सुरक्षा भी वो करेगा। उस सुरक्षा को किस प्रकार से करेगा और उसे किस किस जानवर का खतरा होता था, ये भी हम इस भाग में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे भूमि उर्वरता की जानकारी। उन्हें कि यह कैसे पता चला होगा, जो लोग प्राचीन काल में रहे होंगे, कि कौन सी भूमि उर्वरक है और कौन सी भूमि उनके लिए उपयोगी नहीं है। फिर फसलों के साक्ष्य, जो हमने बातें की हैं कि भाई जो पशु चारण और खाद्य उत्पादन है, इसमें किस किस फसल के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं और किस किस स्थान से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे और बाहरी संदर्भ में हम बात इतनी नहीं करेंगे, केवल थोड़ा बहुत जानेंगे उनके बारे में। फिर हम बात करते हैं अगले शब्दों की, जो है नवपाषाण और ताम्रपाषाण। इसमें नवपाषाण जॉन लुबॉक द्वारा 1865 में यह शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उन्होंने इस शब्द को इसलिए बताया था, या फिर कह सकते हैं कि इसका प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन इतिहास को। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अन्न उत्पादक क्रांति का काल इसको कहा जाता है। स्थिर ग्राम्य जीवन इसमें देखने को मिलता है। नौका निर्माण और पशुपालन तथा कृषि जैसी क्रियाएं, या फिर कह सकते हैं कि ये सब कार्य यहाँ पर अच्छे तरीके से होने लगे थे और लोग करने लगे थे। ताम्रपाषाण, यह धातु युग की शुरुआत मानी जाती है। 5000 वर्ष पूर्व इसका समय ज्ञात किया जाता है। इसमें भारत में यूपी का दोआब क्षेत्र ताम्रपाषाण कालिक या फिर ताम्रपाषाणी संस्कृति का केंद्र माना जाता है। फिर कहते हैं कि नवपाषाण युग के बाद धातु युग आया, अतः इस युग में पत्थर के साथ साथ धातु का प्रयोग भी होने लगा था और धातु पाषाण युग अथवा ताम्रपाषाण युग कहा जाने लगा था। इसमें यह कहा गया है कि जब नवपाषाण युग आया, नवपाषाण युग में केवल पत्थर का प्रयोग ही नहीं हुआ, उसके अलावा जो है धातुओं का प्रयोग भी होने लगा, और ये क्या कहलाया? ताम्रपाषाण युग या फिर धातु पाषाण युग। ठीक है। क्यों? इसमें धातु और पाषाण दोनों एक साथ यूज हो रहे थे। ताम्रपाषाण संस्कृतियां ग्रामीण थी, मतलब उस समय पर जो हमें संस्कृतियां देखने को मिलती है वो प्राय मुख्य रूप से ग्रामीण देखने को मिलती है। किसी भी प्रकार की शहरी या फिर नगरीय सभ्यता हम नहीं कह सकते हैं। इसमें गणेश्वर, जो कि जोधपुर में पड़ता है, यह मुख्य रूप से मानी जाती है। बनास घाटी या फिर आर्य संस्कृति दूसरे नंबर पर आती है। फिर हम बात करते हैं मालवा की, कायता की, स्वालदा और अन्य संस्कृतियों की, जो कि हमें ग्रामीण संस्कृतियां देखने को मिलती है, और ये भाग किसका है? वो है ताम्रपाषाण संस्कृतियों का भाग है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अधिवासन। अधिवासन का क्या अर्थ है?
अधिवासन का अगर हम सिंपल सा मीनिंग देखें तो किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी समूह का एक स्थान पर मुख्य रूप से या फिर स्थायी रूप से बसना क्या कहलाता है? अधिवासन कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है जहां पर स्थायी रूप से रहने लग जाता है तो वो उसका अधिवासन कहलाता है। स्थायी रूप से बस्तियों का निर्माण करना इसमें शुरू कर देता है। फिर बात करते हैं वितरण की। किसी वस्तु, संसाधन, क्षेत्र, संपत्ति का विभाजन विभिन्न लोगों में या फिर बंटवारा क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। प्राचीन काल में मनुष्य ने समय के साथ साथ वितरण करना सीख लिया था, चाहे वह खाद्य वस्तुओं का हो या फिर अन्य भौतिक वस्तुओं का। ठीक है। फिर बात करते हैं औजारों की। औजार जिनको टूल्स बोला जाता है। टूल्स, यह मानव सभ्यता की कहानी कही जा सकती है क्योंकि इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्राचीन काल में यह पत्थर से बने होते थे और आज के आधुनिक युग में ये धातु के बने होते हैं। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लोह काल, ये क्या है? ये एक पूरा सीक्वेंस बताता है किसका? मानव सभ्यता की कहानी का। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगली, विनिमय का ढांचा। विनिमय का मतलब क्या होता है? अगर हम विनिमय का साधारण अर्थ बोले तो इसका मतलब होता है लेन देन करना, लेना देना। यह मूल रूप से एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के रूप में वस्तु विनिमय के रूप में देखा गया है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें विनिमय की, लेन देन की किस प्रकार से किया गया, वो वस्तु विनिमय के माध्यम से किया गया। वस्तु विनिमय क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। यह अगर हम देखें कि शुरुआत में किस चीज का बदला किया गया होगा, शुरुआत में हम देखते हैं अनाज का ही बदला किया गया होगा। ठीक है। यह समय के साथ बदलता रहा था। वैदिक काल में गाय विनिमय का साधन थी। मतलब गाय के बदले जो है सामान को खरीदा जाता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना ही अमीर माना जाता था। फिर हम बात करते हैं अनाज व धातु भी विनिमय का साधन थी। अनाज के बदले कुछ और लिया जाता था, या फिर कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुमूल्य धातु है तो उसके बदले वो सामान खरीद सकता था। सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रयोग मानक के रूप में किया जाने लगा था। इसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ये हुआ करते थे और वो क्या करते थे, किसी भी व्यक्ति को सोने, चांदी या फिर किसी अन्य सिक्के को देकर जितना उसका मोल है उसके बदले में उसके मोल की वस्तुएं ले लिया करते थे। हम लास्ट में देखते हैं आधुनिक काल में साख प्रणाली, नोट, चेक व अन्य विकसित हुए थे। आधुनिक काल में हमें क्या देखने को मिलता है? बैंकिंग प्रणाली देखने को मिलती है और इसमें हम क्या देखते हैं? चेक देखते हैं, मानक नोट माने जाते हैं जो, साख प्रणाली और अन्य साधन इसमें मुख्य रूप से देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा भाग था पहली ही यूनिट का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब